मैं संतोष कुमार मिश्रा, बिहारी लाइन इंटर कॉलेज प्रवक्ता दनकौर। आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी के गुण, दोष एवं साझेदारी के प्रकार के बारे में बताया था। आज हम अध्ययन करेंगे साझेदारी के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व एवं साझेदारी संलेख। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व, कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से कर्तव्य एवं दायित्व हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। साझेदारों के अधिकार, एक साझेदार के क्या क्या साझेदारी फर्म में अधिकार होते हैं। तो नंबर 1, प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को साझेदारी में, उसके प्रबंध में तथा उसके संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। अर्थात वह जब चाहे वह अपने प्रबंध का संचालन कर सकता है। लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को समझौते के अनुसार जो समझौता हुआ है उस अनुपात में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। यदि कोई लिखित समझौता नहीं है तो प्रत्येक साझेदार आपस में बराबर लाभ में बराबर हिस्सा पाने का अधिकारी रखता है, अर्थात उसे प्रबंध में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। जो साझेदार फर्म में पूंजी लगाते हैं या अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं तो जो उनका समझौता होता है उस समझौते के दर पर वह ब्याज पाने के अधिकारी होते हैं। यदि उनके आपसी कोई समझौता नहीं है तो पूंजी पर फर्म के साझेदारों को ब्याज नहीं दिया जाता है, परंतु अतिरिक्त पूंजी पर 6% का ब्याज मिलता है। यानी लोन अगर दिया होता है तो 6% ब्याज पाने का अधिकार होता है। लेकिन अगर वह ऋण दिया हुआ है तो ऋण में जो समझौता है उसके आधार पर ब्याज प्राप्त करता है। अगर समझौता नहीं है तो 6% के दर से ऋण पर ब्याज प्रत्येक साझेदार, जो साझेदार ऋण दिया है, वो प्राप्त करता है। लेखा पुस्तकों निरीक्षण करने का अधिकार। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार को अपने लेखा, जो फर्म की पुस्तकें होती हैं, उसे देखने एवं निरीक्षण करने का अधिकार होता है। वह उसमें समस्त लेखा पुस्तकों को देख सकता है, बहियों को देख सकता है, अवलोकन कर सकता है। क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। यदि किसी के साझेदार की वजह से फर्म को घाटा हुआ है तो अन्य साझेदार उसे क्षतिपूर्ति पाने का या क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार रखते हैं। अवकाश लेने का अधिकार। यदि किसी साझेदार के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी है या फर्म में आगे वो व्यवसाय में बने नहीं रहना चाहता है तो अन्य साझेदारों की सहमति से वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। इसका अधिकार उसके पास होता है। फर्म की संपत्ति को फर्म के कार्यों में प्रयोग करने का अधिकार। जो फर्म की संपत्ति है उस संपत्ति का व्यक्तिगत प्रयोग नहीं, फर्म के कार्यों के लिए प्रयोग करने का अधिकार प्रत्येक साझेदार का होता है। अर्थात फर्म का कोई कार्य है तो फर्म की संपत्ति का उसका यूज वो कर सकता है। फर्म का कोई बकाया ऋण है तो फर्म की संपत्ति को बेच के उस ऋण का भुगतान कर सकता है। ये सब अधिकार उसके अंतर्गत होते हैं। फर्म में साझेदार बने रहने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार का यह अधिकार होता है कि वह फर्म में साझेदार बना रह सकता है, अर्थात एक निश्चित समय तक वो फर्म से अलग नहीं हो सकता है, अर्थात फर्म में साझेदार के रूप में कार्य करता है। फर्म से अलग होने पर प्राप्त ना हुए हिस्से पर ब्याज। अगर कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उसके पूंजी और हिस्से को तुरंत भुगतान कर दिया जाता है। यदि वो भुगतान नहीं किया गया है, फर्म में बना हुआ है, तो उस बने हुए हिस्से पर जो बकाया हिस्सा है उस पर उसे ब्याज पाने का अधिकार होता है। अगर वो समझौते के अनुसार कोई दर दिया गया है तो उस दर से, नहीं तो 6% की दर से उस अतिरिक्त राशि पर ब्याज प्राप्त करता है। लाभ पाने का अधिकार तथा जो फर्म है उसमें उसे लाभ पाने का भी अधिकार है। जो लाभ होता है उसमें लाभ पाता है। अगर कोई समझौता है तो संपात में, नहीं तो बराबर हिस्से में लाभ बांटा जाता है। प्रतियोगिता व्यवसाय करने का अधिकार। अगर फर्म का कोई साझेदार है तो फर्म के प्रतियोगी व्यवसाय भी कर सकता है, परंतु उसके लाभ को साझेदारों में बांटना पड़ता है, तो उसे प्रतियोगी व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त होता है। पूंजी पर ब्याज। फर्म में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है जब तक कि कोई समझौता न हो। या समझौता हुआ है तो उस पर जितने % की दर से है उस पर दर से ब्याज दे पाने का अधिकार रखता है। साझेदारों के कर्तव्य एवं दायित्व।
साझेदारों के अधिकार के बाद जो साझेदारों के कौन कौन से कर्तव्य और दायित्व हैं उसके बारे में तय होता है। तो साझेदारों के हित का हस्तांतरण, अर्थात हित का क्या हस्तांतरण, वह अपने हित का हस्तांतरण अन्य साझेदारों की सहमति से ही कर सकता है। उस तरह वो अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता। उसका एक कर्तव्य होता है कि साझेदार बिना अन्य साझेदारों की सहमति के अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। प्रतियोगी व्यवसाय का लाभ, अर्थात साझेदारों का एक कर्तव्य होता है कि साझेदारी व्यवसाय के प्रतियोगिता में कोई व्यवसाय रखता है, अर्थात प्रतियोगिता रखती है, तो उस व्यवसाय को वह उस लाभ को आपस में बांटा जाएगा। व्यक्तिगत लाभ, अगर उसका कुछ व्यक्तिगत लाभ है वो भी उसका दायित्व होता है कि फर्म को सौंप दिया जाता है और फर्म में उस लाभ को आपस में बांटा जाता है। हानि पूर्ति, अर्थात साझेदारों द्वारा किसी कार्य से हुई हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति का दायित्व भी साझेदार का होता है। लापरवाही के कारण क्षतिपूर्ति, यदि किसी साझेदार की लापरवाही से फर्म को कोई क्षतिपूर्ति होती है या घाटा होता है तो उस लापरवाही की पूर्ति साझेदार को करना पड़ता है। फर्म की संपत्ति का फर्म के कार्यों में ही प्रयोग, जब फर्म की जो संपत्ति है उसका प्रयोग अपने निजी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। फर्म की संपत्ति का प्रयोग सिर्फ फर्म के कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। फर्म के हिसाब किताब का लेखा, जो दायित्व होता है कि फर्म का हिसाब किताब, अर्थात जो फर्म से लाभ या हानि हो रही है उस फर्म के लाभ या हानि का हिसाब किताब का लेखा वह खुद मालिक के सामने सौंपे, अर्थात सभी साझेदारों के बीच में उसको पूर्ण करे। अधिकारों की सीमा, अर्थात साझेदारी में जो अधिकार हैं उन अधिकारों का उनका सीमा होता है, उनका दायित्व असीमित होता है। उस असीमित दायित्व के अंतर्गत अपने अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है। फर्म के संचालन में भाग लेना, इसका कर्तव्य है कि प्रत्येक साझेदार फर्म के संचालन में भाग लेते हैं, अर्थात वो फर्म के संचालन में पूरी तरह से भाग लेने के अधिकारी होते हैं। कपट द्वारा हुई हानि की क्षतिपूर्ति करना, यदि किसी साझेदार छल या कपट से कुछ हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति उस साझेदार द्वारा कराया जाता है। यह उसका दायित्व होता है कि छल या कपट द्वारा हुई हानि की पूर्ति स्वयं करे। व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का हस्तांतरण, प्रत्येक साझेदार का यह दायित्व होता है कि व्यवसाय से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं अन्य साझेदारों के मध्य वो हस्तांतरण करने का कार्य करें। एक दूसरे के प्रति विश्वसनीय रहना, प्रत्येक साझेदार का यह दायित्व है कि जितने भी साझेदार हैं आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें, एक दूसरे के प्रति एजेंट के रूप में कार्य करें, अर्थात उनके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति विश्वसनीय या समर्पण का होना चाहिए। साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख क्या होता है? जो साझेदारों के मध्य समझौता होता है वह समझौता जब लिखित हो जाता है, अर्थात उस लिखित समझौते को ही हम साझेदारी संलेख कहते हैं। क्योंकि जब साझेदारों के बीच जो भी कोई अनुबंध होता है वो मौखिक होता है तो बाद में उसमें पलटने की संभावना होती है, तो भविष्य की को ध्यान में रखते हुए उस साझेदारी समझौते को लिखित कर दिया जाता है और वह लिखित समझौता ही साझेदारी संलेख कहलाता है। जैसे साझेदारी कार्य के प्रारंभ करने से पूर्व साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व के संबंध में पूर्ण शर्तों तय कर लिया जाए और इन्हें लिखित रूप दे दिया जाए। इस लिखित पत्र को साझेदारी संलेख की संज्ञा दी जाती है। अर्थात कहने का मतलब जो भी इनके बीच समझौता हमारा होता है, कोई भी साझेदारों के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, कौन कितनी पूंजी लाएगा, उसके क्या लाभ हानि बांटा, इन सब का जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको हम जिस रूप में लिखते हैं उस चीज़ को हम साझेदारी संलेख के अंतर्गत आते हैं। साझेदारी संलेख में वर्णित बातें, साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख होता है, साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें हो सकती हैं। सामान्यतः साझेदारी संलेख में साझेदारी से संबंधित समस्त बातों का उल्लेख होता है। उसमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे नंबर 1, व्यावसायिक फर्म का नाम एवं पता। साझेदारी संलेख में सबसे पहले जो नाम से फर्म का व्यवसाय चल रहा है उसका नाम व पता होना चाहिए। अर्थात साझेदारी संलेख में यह होना चाहिए व्यवसाय
किस जगह पर अपना व्यवसाय कर रहा है, किस राज्य में कर रहा है, किस जगह पर कर रहा है, उस किस नाम से कर रहा है, उसका उल्लेख उसमें होना चाहिए। साझेदारों के नाम व पते, साझेदारी संलेख में कौन कौन से साझेदार हैं, उन समस्त साझेदारों के नाम और पते का उल्लेख होना चाहिए। व्यवसाय की प्रकृति एवं क्षेत्र, साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति क्या है, अर्थात वो किस चीज़ का व्यवसाय कर रही है, उसका क्षेत्र कितना है, किस, जैसे चमड़े का व्यवसाय कर रही है तो चमड़े के व्यवसाय के अंतर्गत जूता, चप्पल, बेल्ट सभी बन सकते हैं। अगर वो केवल जूते का व्यवसाय कर रही है तो उसमें बेल्ट या पर्स नहीं बनाए जा सकते, सिर्फ जूते बनाए जाएंगे। जूते किस चीज़ के, चमड़े के, कपड़े के, यानी अलग अलग चीज़ों का उसका क्षेत्र पहले से ही निश्चित होना चाहिए। प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी की मात्रा, जो साझेदारी संलेख में होता है, प्रत्येक साझेदार द्वारा, जो साझेदार हैं वो कितनी पूंजी लगाए हैं, वो सभी साझेदारों की पूंजी की मात्रा उसमें उल्लेखित होनी चाहिए। साझेदारी की अवधि, अगर साझेदारी संलेख में निश्चित अवधि के लिए साझेदारी है तो उसका समय खोल देना चाहिए कि कितने समय के लिए साझेदारी है, और उसके आधार पर साझेदारी का प्रयोग किया जाना चाहिए। साझेदारों द्वारा फर्म को ऋण, इसमें साझेदारों द्वारा फर्म को ऋण दिया जाता है। साझेदारों द्वारा क्या, कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस ऋण कितनी मात्रा में ऋण देता है, उस ऋण पर क्या ब्याज होगा, कैसे होगा, कितने समय के लिए दे, इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि कोई साझेदार कितना ऋण दे सकता है या कब तक दे सकता है। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व, साझेदारी संलेख में प्रत्येक साझेदार के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व का उल्लेख होना चाहिए, अर्थात उसमें किस साझेदार का क्या अधिकार है, वो क्या कर सकता है, कौन कौन से अधिकार का पालन होगा, उसके कौन कौन से कर्तव्य होंगे, इन सब का उल्लेख विस्तृत रूप से साझेदारी संलेख में होना चाहिए। साझेदार की आहरण, यानी प्रत्येक साझेदार अपने पूंजी से घरेलू खर्च के लिए कितना निकाल सकता है, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। साझेदार क्या आहरण कर सकता है, कौन साझेदार कितनी मात्रा में आहरण करेगा, इसका उल्लेख होना चाहिए। साझेदारों के कार्य का विवरण, साझेदार जो है उनके कार्यों का विवरण होना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब होता है कि किस साझेदार का कौन कौन सा कार्य है, कौन साझेदार क्या करेगा, कौन साझेदार व्यवसाय में भाग लेगा, कौन नहीं लेगा, इन सब का पहले से ही क्लियर उल्लेख होना चाहिए। खाते तैयार करने की विधि, साझेदारी व्यवसाय में खाते तैयार करने की विधि का उल्लेख होना चाहिए। खाते का किस प्रकार हो, एकहरा लेखा प्रणाली हो, दोहरा लेखा प्रणाली हो, या कंपनी अधिनियम हो, कौन सी विधि का, भारतीय बही खाता प्रणाली हो, किस विधि के अंतर्गत खाते रखे जाएं, उनका ऑडिट किस तरह किया जाए, उनका अंतिम खाते किस तारीख को तैयार किया जाए, इन सब बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। हिसाब किताब की पुस्तकों का अंकेक्षण एवं परीक्षण, जो हिसाब किताब की पुस्तकें हैं उनका ऑडिट किस प्रकार होगा, उनका अंकेक्षण किस प्रकार होगा, इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में क्लियर कट होना चाहिए। लाभ विभाजन का अनुपात, साझेदारों के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उनके लाभ विभाजन। साझेदारों का लाभ विभाजन किस अनुपात में होना चाहिए, अर्थात उन्हें लाभ में कितने हिस्से मिलने चाहिए, इस बात का उल्लेख होना चाहिए। यदि नहीं है तो सभी साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात समान होता है। साझेदारों का वेतन एवं कमीशन, साझेदारी संलेख में इस बात का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई साझेदार यदि अतिरिक्त समय देता है या अतिरिक्त कार्य करता है तो उसके बदले में कुछ वेतन या कमीशन मिलेगा या नहीं, यदि मिलेगा तो कितना। अगर ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है तो किसी भी साझेदार को वेतन या कमीशन पाने का अधिकार नहीं होता है। पूंजी एवं आहरण पर ब्याज, कोई साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है, पूंजी उनकी अलग अलग होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, उसी प्रकार आहरण करते हैं, तो क्या उनके पूंजी या आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा, यदि लगाया जाएगा तो किस दर से लगाया जाएगा, इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में क्लियर कट या स्पष्ट होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो साझेदारों द्वारा दी गई पूंजी और आहरण पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। नए साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश से अगर कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो
नए साझेदार को प्रवेश किस शर्तों के आधार पर रखा जाएगा, दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाता है तो क्या शर्तें रखी जाएंगी, इस बातों का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में होना चाहिए। किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना, यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो अवकाश ग्रहण करते समय उसमें किस प्रकार हम उसकी पूंजी का भुगतान करेंगे या उसको ऋण के रूप में रखेंगे, ऋण के रूप में रखेंगे तो ब्याज की दर क्या होगी, इन सब बातों का उल्लेख पहले से ही साझेदारी संलेख में होना चाहिए। व्यवसाय की ख्याति, यह एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। ख्याति का मूल्यांकन करने के बाद जब कोई नया साझेदार आता है तो ख्याति किस प्रकार से लिया जाएगा। अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उसकी ख्याति का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, साझेदारी फर्म में ख्याति खाता खोला जाएगा नहीं खोला जाएगा, इन सब बातों का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में होना चाहिए। साझेदार का निष्कासन, यदि किसी साझेदार को साझेदारी फर्म से निष्कासित किया जाता है तो किस प्रकार निष्कासित किया जाएगा, अर्थात सभी साझेदारों की सहमति ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, क्यों किया जाएगा, इन सब बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। साझेदार की मृत्यु पर व्यवसाय, यदि किसी साझेदारी व्यवसाय में किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो क्या फर्म का समापन कर दिया जाएगा या उसके उत्तराधिकारी को भुगतान करके फर्म चालू रखा जाएगा, या उसके उत्तराधिकारी को कैसे भुगतान किया जाएगा, कैसे लाभ में उसका हिस्सा दिया जाएगा, उसे नया साझेदार बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, इन सब बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। साझेदार के नियमों के उल्लंघन का प्रभाव, यदि साझेदारी में साझेदार किसी नियम का उल्लंघन करता है, अर्थात वह अपने अनुबंध के अलावा कुछ कार्य करता है, उसे क्या दंड दिया जाए, इन सब का प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको किस प्रकार संपादित किया जाएगा, इन चीज़ों का उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। यदि साझेदारी भंग होती है तो साझेदारी का समापन या भंग किस प्रकार किया जाए, साझेदारी सभी ऐच्छिक समापन होगा, न्यायालय के समक्ष होगा या किस प्रकार उसका समापन होगा, इन सब बातों का भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। बीमा, साझेदारी में साझेदारों का बीमा होता है, साझेदारी फर्म का बीमा होता है। यदि किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो बीमा की समस्त राशि मिलती है तो उस राशि का किस प्रकार विभाजन होगा या उसे ही दे दिया जाएगा, इन सब बातों का पहले से ही उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। मध्यस्थ वाक्य, इसके साथ साथ उनके बीच में कौन कौन से समझौता होते हैं, इन सभी बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रमुख नियम, यदि कहीं साझेदारी संलेख नहीं है, यह साझेदारी संलेख अभाव है, साझेदारी समझौता तो हुआ है मगर उसका लिखित रूप में नहीं है, तो ऐसे केस में अगर कहीं विवाद हो जाता है तो उस विवाद के निपटारा करने के लिए क्या नियम या कानून बनेगा, उसके संबंध में साझेदारी अधिनियम में इस बातों का उल्लेख किया गया है कि अगर साझेदारी संलेख नहीं भी है तो यह नियम लगेंगे। वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, व्यवसाय संचालन में भाग लेने का अधिकार। यदि कहीं साझेदारी संलेख नहीं है तो प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार है, अर्थात वो कहीं भी कभी भी व्यवसाय का देखरेख कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। व्यवसाय की लाभों में समान अधिकार, अगर साझेदारी संलेख नहीं है, कोई समझौता नहीं है या समझौता मौखिक है, कहीं लिखित प्रमाण नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक साझेदार को साझेदारी के लाभों में समान लाभ पाने का अधिकार होता है, अर्थात जो लाभ होता है उसे जितने भी साझेदार हैं उसे बांटकर बराबर बराबर हिस्सा दे दिया जाता है। व्यवसाय द्वारा वेतन या पारिश्रमिक ना देना, यदि कोई आपसी समझौता नहीं है तो साझेदारी संलेख में जितने भी साझेदार हैं उनको किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक या वेतन नहीं दिया जाता, किसी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जाता है, यह पहले से ही निश्चित रहता है। अगर समझौता है तभी दिया जाएगा, समझौता नहीं है तो किसी भी प्रकार का उन्हें पारिश्रमिक या वेतन पाने का अधिकार नहीं होता है।
यदि साझेदारी संलेख नहीं है या लिखित नहीं है तो ऐसे केस में साझेदार की पूंजी अर्थात कितनी भी पूंजी हो या कितना भी आहरण हो तो पूंजी और आहरण पर ब्याज पाने का अधिकार नहीं होता है। कोई भी साझेदार यह नहीं कर सकता मेरी पूंजी अधिक है मुझे ब्याज मिलना चाहिए, तो किसी भी प्रकार से उन्हें ब्याज या आहरण पर ब्याज लेने का अधिकार नहीं होता है। व्यवसाय को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज रखने का अधिकार। यदि कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त पूंजी या ऋण दिया हुआ है तो उस पर समझौते के अभाव में अर्थात कोई संलेख के अभाव में फर्म से 6% की दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। अर्थात वह साझेदार फर्म से अपने दिए गए ऋण पर 6% की दर से ब्याज ले सकता है। यह साझेदारी अधिनियम में कहा गया है कि अगर समझौता नहीं हुआ है तो उस साझेदारी संलेख के अभाव में भी उसे 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। व्यवसाय में नए साझेदार का प्रवेश। अगर कोई समझौता नहीं है तो नए साझेदार के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, अर्थात कोई नया साझेदार व्यवसाय में प्रवेश नहीं कर सकता है। साझेदारों द्वारा खाता बही पुस्तकों की निरीक्षण एवं प्रतिलिपि का अधिकार। जब साझेदारी संलेख का अभाव है, साझेदारी संलेख नहीं है तो प्रत्येक साझेदार का यह अधिकार होता है कि वह साझेदारी के खाता बही का निरीक्षण और पुस्तकों का जब चाहे निरीक्षण कर सकता है। इसके साथ साथ उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करा के किसी अन्य से निरीक्षण कराने का भी अधिकार होता है, अर्थात वह प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार का वह अधिकार रखता है। साझेदारी संलेख न हो तो भी प्रत्येक साझेदार इस प्रकार का अधिकार रखता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने सीखा सबसे पहले साझेदारों के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या दायित्व हैं और कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो पहला प्रश्न उठता है साझेदारों के अधिकार कर्तव्य और दायित्व से आप क्या समझते हैं, उसका विस्तृत अध्ययन कीजिए। दूसरा, साझेदारी संलेख क्या है और उसमें किन किन बातों का उल्लेख होता है। तो साझेदारी संलेख में बताया गया लगभग 20-25 पॉइंट ऐसे हैं जो साझेदारी संलेख में समझौते के आधार पर किया जाता है। उसके बाद साझेदारी संलेख नहीं है तो उसमें किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं, अर्थात साझेदारी संलेख नहीं है तो वहाँ पर हम कौन कौन से नियम लागू करते हैं, इनका उल्लेख किया गया है। अगले क्लास में बताएंगे अब आगे इसके जो है साझेदारी का पंजीयन एवं समापन क्या होता है। यहाँ पर इसी के साथ हम लोग धन्यवाद।